हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी मीडियम। इट्स श्वेता। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, क्लास 9 की जो ये हिस्ट्री बुक है, इसमें मैक्सिममली हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे एंड वर्ल्ड में 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी में काफी बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे जिन्हें हमें स्टडी करना है। एंड इन सब इवेंट्स में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। सो हम ये देखेंगे कि फ्रांस में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई थी कि इतनी बड़ी क्रांति फ्रांस में हुई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। सो गाइज, इस बड़े से चैप्टर को सब पॉइंट्स में स्टडी करेंगे एज अ स्टोरी। बड़ा मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फ्रांस का समाज कैसा था, मीन्स वहाँ के लोग किस तरह से रहा करते थे, पूरा स्ट्रक्चर कैसा था। देन हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो क्रांति थी किन किन कारणों से शुरू हुई, क्रांति की शुरुआत कैसे, कब, कहाँ, कैसे हुई, वो पूरा समझेंगे एंड इसके परिणाम क्या हुए एंड इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 5 सब पॉइंट्स में हम इस चैप्टर को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रांस का समाज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जिस तरह से आपको पता होगा इंडिया में भी यही व्यवस्था थी आज से तकरीबन 500 साल पहले तक, कि यहाँ का समाज भी 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सेम वैसे ही फ्रांस का समाज जो है ये हमारा 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। तो पहले हम उसे समझेंगे। तो जो सबसे पहले कैटेगरी थी उसे बोलते हैं प्रथम स्टेट। क्या बोलते हैं? प्रथम स्टेट। सेकेंड जो श्रेणी थी उसे बोलते हैं द्वितीय स्टेट। द्वितीय मतलब दूसरा स्टेट। एंड जो थर्ड कैटेगरी थी इसे बोलते हैं तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में कौन से लोग आते थे? जिस तरह से इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो पहला वर्ग था उसमें हम ब्राह्मण को रखते थे। सेम ऐसे ही फ्रांस में पहले वर्ग में आते थे पादरी। अब ये पादरी कौन थे? आपको पता ही है, जितने भी पश्चिम देश हैं वहाँ पे कौन सा धर्म अपनाया जाता है? ईसाई धर्म। सो ईसाई धर्म में चर्च की देखरेख करने वाले को ही क्या बोलते हैं? पादरी। सो पादरियों का मेन काम क्या था? चर्च की देखरेख करना, चर्च का रख रखाव करना। तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण वर्ग था समाज का, इसलिए इन्हें प्रथम स्टेट यानी कि पहली कैटेगरी में रखा गया है। देन बात करते हैं द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट मीन्स पादरियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण समाज का वर्ग जो था वो था द्वितीय स्टेट, जिसे हम बोलते हैं कुलीन वर्ग। अब कुलीन का मतलब क्या होता है? कुलीन का मतलब होता है जो काफी अमीर वर्ग था समाज का। अमीर वर्ग कौन से होंगे? बिल्कुल ठीक, राजा और राजा के मंत्री, सेनापति। जितनी भी सेना है हमारी वो सारी की सारी आती है हमारे दूसरे वर्ग में। अब बात करते हैं इस तीसरे वर्ग की। सो इस तीसरे वर्ग में भी 3 कैटेगरीज बनी हुई थी। कितनी कैटेगरीज? 3 हिस्से बने हुए थे। पहले हिस्से में आते हैं सारे बड़े व्यापारी। कौन? बड़े व्यापारी, शिक्षक, जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे। एंड फिर आते हैं इसमें वकील। जो इसकी सेकंड कैटेगरी थी उसके अंदर आते हैं किसान। और कौन आता है इसके अंदर? किसान के साथ जितने भी कारीगर होते हैं हमारे समाज के, है ना भाई, वो भी आएंगे इसके कैटेगरी में। थर्ड में आते हैं हमारे भूमिहीन किसान। भूमिहीन समझते हैं आप? मीन्स वो किसान जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, जो सबसे गरीब तबका था समाज का। एंड इसके साथ साथ कौन आते हैं? हमारे मजदूर वर्ग। ठीक है। अब इस तरह से वहां के समाज की संरचना हो रखी थी। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में क्या था। जितने भी प्रथम स्टेट, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे? विशेष अधिकार। अब हम देखेंगे वो विशेष अधिकार क्या थे। विशेष अधिकार का पहले तो मतलब समझना होगा। ऐसे खास अधिकार जो किसी वर्ग को जन्म से ही प्राप्त थे, इस तरह के अधिकारों को बोला जाता है विशेष अधिकार। वह अधिकार जो किसी वर्ग विशेष को जन्म से प्राप्त होते हैं। और इस तरह के अधिकार किन 2 वर्गों को प्राप्त थे? उदाहरण के तौर पे किन 2 वर्गों को प्राप्त थे? पादरी वर्ग
और कुलीन वर्ग। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। तो ऐसे 2 अधिकार इन्हें प्राप्त थे, और वो क्या थे अधिकार। पहला अधिकार ये था कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को, ये तो आप सब जानते हैं ना, हर एक समाज में जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमेशा समाज के जो लोग हैं वो राजा को क्या देते थे, टैक्स देते थे, कर देते थे। लेकिन फ्रांस में थोड़ा सा अलग था सिस्टम। वहां पे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को, राजा को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है, सो ये इनका विशेष अधिकार था। इन दोनों वर्गों को राजा को दिए जाने वाले करों से मुक्ति थी। ठीक है, तो ये इनका पहला विशेष अधिकार था कि भाई आपको किसी भी तरह का टैक्स जो है राजा को नहीं देना है। दूसरा अधिकार भी था इन्हें, और वो क्या था, दूसरा अधिकार था इन्हें कि यह जो है हमारा जो तीसरा स्टेट है, जिसमें अभी हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे शिक्षक, वकील, बड़े बड़े व्यापारी, किसान, वो सब आते हैं, उन वर्ग से ये लोग टैक्स ले सकते थे। यह तीसरे स्टेट से कर वसूलते थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस तरह का कर वसूलते थे। तो अगर बात करें पादरी वर्ग की, जिसमें हमारे सारे चर्च की देखरेख करने वाले लोग आते हैं, तो पादरी वर्ग जो है वो किसानों से टैक्स लेते थे, और उस टैक्स का नाम था धार्मिक कर। बट क्वेश्चन तो ये भी आता है, ये किस तरह का टैक्स लेते थे, धार्मिक कर। और इस धार्मिक कर को क्या बोलते हैं, इस धार्मिक कर को बोलते हैं टीथ। सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यही नाम था इस धार्मिक कर का। अब ये कर जो है वो किससे वसूलते थे, किसानों से। पर जब तीसरे स्टेट में इतने सारे लोग हैं तो सिर्फ किसानों से ही कर क्यों वसूलते थे, क्योंकि फ्रांसीसी समाज में कुल 90% लोग जो थे वो किसान थे। मींस मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो थे किसान थे। तो जो ज्यादा वर्ग, बड़ा वर्ग होता है, उससे ज्यादा टैक्स लेंगे तो सरकार को, राजा को क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। पादरियों को क्या था, ज्यादा फायदा था, इसलिए वो किसानों से टैक्स लिया करते थे धर्म के नाम पर। अब बात करते हैं कुलीन वर्ग की। जो ये कुलीन वर्ग था हमारा, ये कुलीन वर्ग भी कई तरह के टैक्स जो है किसानों पे लगाया करते थे। ओके, कई तरह के टैक्स जो थे किसानों पे लगाया करते थे। आगे बात समझ में, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि किसानों को कई तरह के टैक्स जो हैं पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग में बेसिकली राजा ही आ जाते हैं जिनको देने होते थे। तो चलिए अब बात करते हैं वहां के राजा की। तो अब हम बात करेंगे राजा व शासन व्यवस्था की। तो जिस समय की हम ये क्रांति पढ़ रहे हैं, वैसे तो फ्रांस में अनेकों राजा हुए थे, लेकिन उस समय सत्ता में कौन से राजा थे वो जानना बहुत जरूरी है। तो उस समय हमारे राजा थे लुई सोलवे। ठीक है, कई बार इन्हें लुई सोलवे हिंदी में भी लिखा जाता है, इनका नाम लुई सोलवे उस समय के राजा थे हमारे। लुई सोलवे के बारे में जानते हैं। लुई सोलवे जो हैं 20 वर्ष की आयु में राजा बने थे। आयु में यानी 1774 में शासक बने थे, फ्रांस के राजा बने थे। अब उस समय जो है फ्रांस में किस तरह की शासन व्यवस्था थी, क्या पता है आपको? उस समय फ्रांस में था हमारा राजतंत्र। एंड राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र का मतलब होता है, राज का मतलब हुआ राजा, तंत्र का मतलब होता है शासन। यानी उस समय फ्रांस में राजा का शासन चलता था। मीन्स राजा जो बोलेगा वही आम लोगों को करना पड़ेगा। वहां पे लोगों की बिल्कुल नहीं चलती थी। तो इस तरह की कुछ शासन व्यवस्था कहाँ की थी? फ्रांस की। अब राजा के बारे में जानते हैं। लुई सोलवे 1774 में राजा बने थे। अब उनके विवाह की बात करें थोड़ी सी, तो जो उनका विवाह है, ज्यादातर हम यही देखते हैं इतिहास में, जो राजा होते हैं वो अपने पड़ोसी देशों के साथ ही संबंध बनाते हैं। तो उनका विवाह जो है मेरी एंटोइनेट से हुआ था।
मेरी एंड तो एनेट के साथ हुआ था। अब ये कौन थी? ये थी हमारी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। तो जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इनके साथ राजा का विवाह हुआ था। अब बात करते हैं, जब लुईस 16वें राजा बने थे तो ऐसी उन्होंने कौन सी नीतियां अपनाई थी, ऐसा क्या उन्होंने कदम उठाया था कि वहां की जनता एकदम से राजा के खिलाफ हो गई? ये भी सोचने वाली बात है। तो जब वो राजा बने थे तो उन्हें कई सारी आर्थिक समस्याओं का एक साथ सामना करना पड़ा था। तब हम देखेंगे कि वो आर्थिक समस्याएं क्या थीं। ठीक है, तो पहली बात तो आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है? आर्थिक समस्या का मतलब है पैसों से जुड़ी हुई समस्या। तो वो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली समस्या की बात करते हैं। सबसे पहली समस्या क्या थी? खाली राजकोष। मतलब जब लुईस 16वें राजा बने थे तो उनके जो पहले राजा महाराजा रहे, वो सब जो थे अमेरिका की हेल्प कर रहे थे। किसकी सहायता कर रहे थे? अमेरिका की युद्ध में सहायता कर रहे थे, जिसकी वजह से अब आप जानते ही हैं, जब युद्ध होता है तो सेना के रख रखाव में कितने सारे खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से जो लुईस 16वें हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था और उनके पास जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, जिसे हम राजकोष कहते हैं, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। राजकोष को आप आम भाषा में खजाना भी कह सकते हो। हर एक सरकार, हर एक राजा के पास एक अमाउंट होता है, एक खजाना टाइप का होता है, जिससे वो जनता के लिए, अपनी भलाई के लिए वो खर्च करते रहते हैं। पर ये जो है लुईस 16वें के पास पूरा खाली हो गया था। तो कारण क्या था इसके खाली होने का? अमेरिका की युद्ध में सहायता। अमेरिका की युद्ध में सहायता करने की वजह से यह राजकोष खाली हो गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या था? सेकंड समस्या जो उनके ऊपर आई थी, कर्ज में वृद्धि। अब ये कर्ज में वृद्धि का मतलब क्या था? देखिए, कई बार क्या होता है, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक राजा दूसरे राजाओं से कर्ज लेता है। तो इस तरह का कर्ज भी था फ्रांस के ऊपर पहले का। लेकिन जैसे उन्होंने अमेरिका के युद्ध में हेल्प की, उसकी वजह से पहले उनके ऊपर 2 अरब लिवरे का कर्ज था। 2 अरब लिवरे का कर्ज था। अब लिवरे का मतलब क्या होता है? लिवरे जो है, जैसे हम इंडिया में रुपीस का यूज करते हैं, वैसे फ्रांस की राशि को लिवरे बोलते हैं। बाद में जो है ये कर्ज बढ़कर 10 अरब लिवरे हो गया। मीन्स आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा कर्ज जो है फ्रांस के ऊपर आ गया था। तो अब क्या है, जितने भी कर्जदार थे वो दबाव डालने लगे और इसी से हमारा तीसरा कारण तैयार होता है। तीसरा कारण क्या था? कर्जदारों द्वारा ब्याज की मांग। ये सबसे बड़ी समस्या थी जो राजा को झेलनी पड़ी थी कि जितने भी कर्जदार थे, जिनसे राजा ने कर्ज लिया था, उधार लिया था, वो सारे कर्ज की मांग करने लगे थे। और कितने परसेंट? कि भाई आप हमें कर्ज दो या ना दो, लेकिन आपको हमें 10% ब्याज जो है जरूर देना होगा। तो इन 3 कारणों से राजा पूरी तरीके से बौखला उठा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें कि इन सारी समस्याओं से निजात पा लें। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए राजा ने एक कदम उठाया। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, वहाँ पर सबसे अधिक संख्या किन लोगों की थी? किसानों की। 90% किसान थे। तो राजा ने सोचा, किसान हमें जो टैक्स दे रहे हैं, जो कर दे रहे हैं, हम उन्हीं को बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। किसानों के करों में वृद्धि कर दी थी। क्या उन्होंने कदम उठाया था? किसानों के करों में वृद्धि। और किसानों पे अलग अलग तरह के टैक्स राजा ने लगाने शुरू कर दिए थे। हमने देख लिया है कि राजा जो थे उन्होंने अपनी समस्याएं सॉल्व करने के लिए करों में वृद्धि कर दी थी एंड इस तरह से उनकी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होने लगी थी। पर वहीं दूसरी तरफ जो है किसानों पे कई तरह की समस्याएं आन पड़ी थी। अब हम देखते हैं कि जो क्रांति है, इस क्रांति की शुरुआत आपको पता होना चाहिए जुलाई 1989 से हुई थी। पर कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी, तो हमें उन कारणों को समझना है। तो जो हमारा पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। पहले फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 आते आते यह आंकड़ा 2.8 करोड़ हो चला था।
मीन्स जनसंख्या बढ़ना कोई भी एक अच्छा लक्षण नहीं होता किसी भी देश के लिए। सेम फ्रांस में हुआ, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ने लगी थी, पर वहीं दूसरी तरफ दूसरी समस्या भी आ रही थी जिसे बोलते हैं अनाज उत्पादन में कमी। वहां पे पहले जितना उत्पादन हो रहा था अब वो उत्पादन कम होने लगा था। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। पर ये किन कारणों से हो रहा था? ये हो रहा था सूखा पड़ने की वजह से। सूखा पड़ने के कारण अनाज उत्पादन में कमी आने लगी थी। जिसके चलते अब आप देखिए, एक तरफ जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, दूसरी तरफ उत्पादन में कमी आती जा रही है। तो जब ऐसी परिस्थिति किसी भी देश में, किसी भी समाज में होती है तो वहां पर एक ही समस्या क्रिएट होती है, महंगाई। एंड एग्जैक्टली फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के लोगों का जो मुख्य खाद्य है, जो मुख्य फूड है, वो है पाव रोटी। जो मोटी टाइप की रोटी होती है, ये वहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य है। जैसे इंडिया के लोगों का क्या है, चावल, गेहूं, ये हमारा मुख्य खाद्य है। वहाँ के लोगों का पाव रोटी है। अब क्या था, पहले पाव रोटी की कीमतें कम थी, लेकिन जब उत्पादन हुआ ही नहीं, फसलें खराब हो गई सारी की सारी, तो उसके चलते पाव रोटी का उत्पादन भी कम हो गया। पाव रोटी का उत्पादन भी कम हो गया, उत्पादन में कमी आई, जिसकी वजह से अब लोग ज्यादा हैं, पाव रोटी का उत्पादन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाव रोटी की जो कीमतें थी आसमान छूने लगी थी। कीमतों में वृद्धि हुई बहुत बड़े पैमाने पर। अब हमने पहले ही जान चुके हैं वहां की समाज की स्थिति कितनी अलग है। वहाँ के जो किसान हैं कितने परेशान हैं, उन्हें 10 तरह के टैक्स जो हैं, कर जो है राजा को, पादरी को, कुलीनों को देने पड़ते हैं। उनकी इनकम पहले से ही कम है। कई ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सोचिए कि वो इतनी महंगी पाव रोटी कैसे खा पाते। तो इसीलिए इन सारे कारणों के चलते एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई, जो हमारा चौथा कारण बनी, जीविका संकट। मीन्स जो किसान थे वो इस लायक भी नहीं रहे कि वो एक दिन में पाव रोटी खा सके, क्योंकि उनकी इनकम कम थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, दुकानों पर ये मिल ही नहीं रही थी। तो इससे क्या समस्या पैदा हुई, जीविका संकट। जीविका संकट का मतलब क्या होता है, वह स्थिति जब खाने की आवश्यकता, खाने की जरूरत भी पूरी ना हो पाए। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं 4 कारणों ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। एंड 1789 में ही इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तीसरे स्टेट के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित थे। ये सारे समस्याएं किसानों, मजदूरों, भूमिहीन किसानों को झेलनी पड़ रही थी, जिसके चलते उन सब ने मिलकर आगे इस क्रांति की शुरुआत की। एंड इस क्रांति की शुरुआत जो है मई 1789 में हो चुकी थी। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। I hope you like this video, and please, if you liked it, like, share and subscribe. Thank you.